हाय एवरीवन। तो हम बायोलॉजी का चैप्टर देखने वाले हैं अभी, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम हर एक चैप्टर देखेंगे अभी, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जितना हमें टाइम मिलता है उतने हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, द लिविंग वर्ल्ड में ये फर्स्ट पैराग्राफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा चैप्टर आपको एक बार रीड करना है ठीक ठाक से, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, मगर थोड़ा सा नॉलेजेबल चैप्टर है इसमें। आपको नहीं लगेगा मगर है चैप्टर। मगर जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस। मतलब नीट में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस हाईलाइटेड पॉइंट्स में ही आएंगे, ठीक है। तो देखो, हम इसे पढ़ेंगे। इसे हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे क्योंकि वीडियो अपलोडिंग ईजी जाएगी। तो देखो, all living organisms grow. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristics of the growth. ठीक है। तो ग्रोथ के क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंक्रीज इन द मास और इंक्रीज इन द नंबर। ठीक है। तो देखो, जब आपका सेल डिवाइड होगा तो आपका क्या होगा, मास भी इंक्रीज होगा और नंबर भी इंक्रीज होगा। तो यही ग्रोथ का कैरेक्टर आप रिप्रोडक्शन में भी ला सकते हो कि देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है द नंबर ऑफ प्रोजेनी भी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ते हैं और मास भी बढ़ता है। मतलब आप दो जगह पे लगा सकते हो ग्रोथ का, ठीक है। तो फिर बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि देखो, इन प्लांट दिस ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द देयर लाइफ स्पैन। मतलब देखो, एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पूरे लाइफ पीरियड में सेल डिवीजन नहीं होता रहता। मतलब देखो, अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, एडल्ट हो गया, मैच्योर हो गया, तो बाद में उसकी सेल डिवीजन हर समय कंटिन्यूस नहीं होगी। मतलब जब उसे सेल रिपेयर, सेल डिवीजन, मतलब अगर ज़रूरत होगी, अगर कोई सेल उसका डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करने के लिए होगी। मगर इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में कैसे होते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, उनके कारण उनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ स्पैन तक रहती है उनकी, ठीक है। फिर बाद में, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। फिर बाद में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड क्यों कहा है कि देखो, जब आपका माउंटेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स भी ग्रोथ करते हैं। कैसे? जब आपका कोई सैंडस्टॉर्म आता है तब उसके ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी वगैरह जमा होके वो बड़ा 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 होते जाते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। मगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है और जो माउंटेन्स की ग्रोथ होती है वो आउटसाइड से होती है। मतलब माउंटेन्स जब ग्रो करते हो आउटसाइड से करते हैं और जो इनसाइड ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। इसी कारण ग्रोथ therefore cannot be taken as the defining property of the living organism। तो ग्रोथ जो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो भी ग्रोथ करती है, ठीक है। फिर बाद में, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज कहा गया है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया। इधर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं और एमसीक्यू भी बनते हैं यहाँ पर। देखो, रिप्रोडक्शन इज लाइकवाइज नॉट अ डिफाइनाइट। देखो क्यों ऐसा कहा गया है, इसका रीजन यहाँ पे नीचे है, मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, आपकी जो फंगी होती है ना, फंगाई होता है वो मल्टीप्लाई बाय स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। आपने पढ़ा होगा कोनियडिया वगैरह जो स्पोर्स रहते हैं वो आपको अगले चैप्टर्स में है, ठीक है। तो फंगी जो होती है वो असेक्सुअल स्पोर्स के कारण रिप्रोड्यूस करती है और बढ़ती है नंबर के कारण, ठीक है। तो प्लेनेरिया में कैसे होते हैं, प्लेनेरिया मतलब आपका फ्लैट वर्म, इसमें ट्रू रीजनरेशन होती है। मतलब देखो, एक प्लेनेरिया रहता है, अगर आप इसे कट करोगे दो या तीन साइड में, तो ये पार्ट अलग से, एक पार्ट अलग से और एक पार्ट अलग से ग्रोथ होगा और तीन नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ट्रू रीजनरेशन रहेगा प्लेनेरिया में, फंजाई में होता है वो है असेक्सुअल स्पोर्स। फिर बाद में देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल्स। मतलब देखो, एक आपका यूनिसेलुलर सेल थी, ठीक है, इसका डिवाइड हुआ मतलब क्या हुआ, इसका रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि एक जो सिंगल सेल थी उसमें डिवाइड होके दो सेल बना दी, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ भी हुई। ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि नंबर ऑफ, मतलब प्रोटोप्लाज्म तो बढ़ा ना, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए क्योंकि डिवाइड हो गया। अमीबा आपको मालूम है कि ऐसा होता है, फिर बाद में दो स्ट्रक्चर्स बन जाते, तो उसकी ग्रोथ भी हुई और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए उसका, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होती है वो साइनोमिनस होती है, एक साथ होती है। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स
Hence reproduction also cannot be an inclusive डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि डिफाइनेट प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रोडक्शन, लाइक वाइज प्रॉपर्टी है। देखो क्यों? क्योंकि देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कांट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स दैट वाइज, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है मगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसकी वजह से उनको उनकी वो कैरेक्टर है ना, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मगर देखो यहाँ पे एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कि आपके जो बॉडी होती है ना, उसमें एक फर्स्ट फॉर्म चीज होती है, ठीक है, तो उसका कन्वर्जन सेकेंड में होता है, ठीक है। मतलब देखो कभी कभार आपको मतलब फैट का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट्स में होना वगैरह, वो सब आप किस में ले सकते हो? मेटाबॉलिज्म में ले सकते हो। कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो जब भी आप मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर, सॉरी, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा फर्क नहीं होता, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। अगर लिविंग कोई भी है तो उसमें मेटाबॉलिज्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मतलब हर एक जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, सिंपल से सिंपल लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तक, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। देखो जब मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, ठीक है। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉर लिविंग। देखो नॉन लिविंग क्यों भी कहा गया है मैं बताने वाला हूँ। देखो जब भी आप कोई रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी करते हैं, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में करते हो, तो रिएक्शन जो होती है लिविंग रहती है। क्योंकि देखो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स होता है, इसलिए वो रिएक्शन लिविंग है, ठीक है। सॉरी उसे लिविंग हम कह सकते हैं, मगर वो लिविंग है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो वो कोई किसी बॉडी में नहीं हो रही है, इसलिए वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। देखे, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। देखो आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो उसमें फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, अब तक कोई नहीं आया, फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। लिविंग रिएक्शंस क्यों कहा गया है? क्योंकि रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से हम उसे लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। Hence, the cellular organization of the body is a defining feature of the life forms। तो second one is the सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है कि देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो हमारी है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। विदाउट सेल देर इज नो मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बाद में टॉपिक जो है पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। मतलब देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। मतलब देखो कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि हम सबको रिस्पॉन्ड करने की ताकत रहती है। मतलब देखो हम सेंस कर सकते हैं, जैसे कि टच कर सकते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। फिर बाद में ऐसे बहुत सीजनल पीरियड्स रहते हैं, उसे हम कर सकते हैं। टेम्परेचर वगैरह उस पर हम डिपेंड करते हैं, हम पोल्यूशन को फील कर सकते हैं, तो इसलिए फोटो पीरियड्स होता है, ठीक है। तो ऐसा जो होता है ना, उसकी वजह से हम कॉन्शियस है। फिर बाद में ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब देखो ह्यूमन बीइंग अकेला है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो खुद को जानता है। ऐसे बाकी ऑर्गेनिजम्स को खुद का अवेयरनेस मालूम नहीं है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द थर्ड वन। मतलब देखो फर्स्ट हुआ मेटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्यों? क्योंकि देखो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो सराउंडिंग को फील नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन फील देयर सराउंडिंग। मतलब जो भी लिविंग है वो कॉन्शियस रहेगा। फिर बाद में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू द वेरिंग डिग्रीज। वेरिंग डिग्रीज क्यों कहा गया है कि देखो पहले आरएनए था, फिर बाद में डीएनए उसका हो गया, मगर जो आरएनए था उसमें से ही डीएनए आया है ना, ठीक है, इसलिए इसकी वजह से उसे वेरिंग डिग्रीज तक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो हमने बेसिक देख लिया है सब, फिर बाद में हम डाइवर्सिटी देखने वाले हैं। तो देखो डाइवर्सिटी कितनी है हमारे यहाँ की, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पेसीज
दैट आर नून एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। देखो आपके एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में इस वैल्यू का थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, इसलिए यहाँ की वैल्यू और वहाँ की वैल्यू आप देख लो कि पहले क्वेश्चन में कहाँ की वैल्यू पूछी गई है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख टू 18 लाख, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1.7 मीन्स 17 लाख, ठीक है। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब देखो कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स है अपने अर्थ पे, 1.7 टू 1.8 मिलियन। Then we are going to discuss about, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. See, अगर हम एग्जाम्पल ले अगर डॉग का, तो देखो हर एक रीजन में, इवन इन अवर कंट्री टू, हर एक स्टेट में डॉग को अलग नाम से पहचानते हैं, ठीक है। मगर डॉग का कोई पर्टिकुलर नाम होगा जिसे हम पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक ही नाम से पहचान सके, ठीक है। तो इस कारण मतलब डॉग को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स निकाले इन्होंने, कुछ स्टैंडर्डाइज किया कि पूरे वर्ल्ड में इसे मतलब डॉग को ऐसे ही पहचानना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर कैसे होने लगा, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is name is attached to, that is identification। पहले हमें nomenclature करने के लिए क्या जरूरत है, देखो अगर हमें डॉग का nomenclature करना है और एक रीजन में कैसे है कि कैट को डॉग कहते हैं, ठीक है। मतलब देखो हमने कहा कि डॉग को 2 आंखें, 2 कान है, एक पूंछ है, मगर वही सेम डिस्क्रिप्शन तो कैसे होता है, कैट को भी लागू होता है। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना है पूरा कि डॉग यही है, मतलब डॉग की यही पूंछ है वगैरह है, मगर डॉग एक स्पेसिफिक अलग है, कैट अलग है, इसीलिए हमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड होनी चाहिए। सिर्फ इंडिया में नॉमेनक्लेचर नहीं होता, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इंडिया में नहीं होता, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, प्लांट्स का भी नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है, और एनिमल्स का भी करना है। तो देखो फॉर प्लांट्स देर उन्होंने क्या किया, कुछ तो ऐसे साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए एक यूनिटी वगैरह कुछ तो खड़ी के उसका नाम है, ठीक है, आपको पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर nomenclature of the plants they have introduced international code for botanical nomenclature, ICBN। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हो सकता है इधर, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मतलब स्पेलिंग इधर इधर करके पूछेंगे वो, इसलिए इसे रटना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। फिर बाद में उन्होंने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक यूनिटी खड़ी कर दी, उसे कहा कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN ICBN, इसे याद करिएगा प्लीज। फिर बाद में नॉमेनक्लेचर करना कैसा था, ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो करना है, फिर बाद में कैसे तो करना पड़ेगा। और देखो अगर एक ही नाम लेंगे हम, देखो जैसे कि मैंगो को हम मैंगीफेरा कहते हैं, ठीक है, तो वही नाम किसी अलग को भी जा सकता है गलती से, ठीक है। मगर उन्होंने क्या किया कि एक टेक्निक खोजी कि सिर्फ मैंगीफेरा नहीं रखेंगे, मैंगीफेरा कुछ तो ऐसा अलग एक नाम और देंगे, ठीक है उसे। तो कैसे किया उन्होंने, एक बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किया, मतलब देखो सिर्फ मतलब आपका नाम होगा एक्स, मतलब देखो पर्टिकुलर नाम होगा एक्स, ठीक है, और एक्स दूसरे का भी नाम हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, एक्स और वाई कर दिया, ठीक है। इसलिए ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, उन्होंने नॉमेनक्लेचर में क्या कर दिया कि 2 कंपोनेंट्स ले लिए। फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा वो जेनेरिक नेम रहेगा एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी द स्पेसिफिक इपिथेट। फिर बाद में मतलब क्या होता है कि जेनेरिक नेम मतलब होता है उसका जीन, और स्पेसिफिक इपिथेट होता है उसका स्पेसिस, मतलब उसका जीन का जो नाम रहेगा और स्पेसिस का जो नाम रहेगा उसके ऊपर उसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है, उसका नाम डिपेंड करेगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो हमने 2 कंपोनेंट्स ले लिए, पहला तो जीन का नाम रहेगा, दूसरा स्पेसिस का नाम रहेगा, इसलिए हम उसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एज इट इज पूछा जाएगा, कार्लोस लिनस ने, ठीक है, कार्लोस लिनस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। फर्स्ट नाम जो है जेनेरिक नेम रहेगा, सेकंड जो रहेगा वर्ड वो है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। फिर बाद में द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज
मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगिफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पेसीज। देखो मैंगिफेरा जो है वो उसका जीनस है और इंडिका जो है उसका स्पेसीज है, ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट है उसका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये 4 पॉइंट्स है, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस तो इधर से ही आएंगे, ठीक है। तो देखो 4 पॉइंट्स अच्छे से रट के होना चाहिए, याद करके और समझ के होना चाहिए। देखो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब देखो कैसे होता है, बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो जनरली लैटिन के यहाँ से होते हैं, ठीक है। उसका ओरिजिन और डेरिवेशन जो होता है वो लैटिन से होते हैं, मगर लिखते जो है ना इटैलिक्स में होते हैं, ठीक है। होते हैं लैटिन के, लिखते हैं इटैलिक्स में, ठीक है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब कहाँ का भी ओरिजिन हो उनका, वो लैटिनाइज किए जाते हैं और डिराइव लैटिन से ही किए जाते हैं और रिटर्न इटैलिक्स में किए जाते हैं, ठीक है। इसके मतलब इसका इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर एक लैंग्वेज में नहीं लिखा निकला, ठीक है। मतलब मैंगिफेरा जो है अगर हम मराठी में लिखेंगे और मतलब देखो कोई हिंदी में लिखेगा, कोई मराठी में लिखेगा, कोई इंग्लिश में ही लिखेगा, तो वर्ल्ड वाइड कैसा होगा, उसका अलग अलग नाम गिर जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, लिखना है तो सिर्फ इटैलिक्स में और डेरिवेशन लाना है तो सिर्फ लैटिन से लाना पड़ेगा। Then the first word is a biological name, represents the genus as we have discussed, while the second component denotes the specific epithet। मतलब पहला जो नाम रहेगा वो जीनस रहेगा, फिर बाद में जो सेकंड वन होगा वो डिनोट करेगा क्या, स्पेसिफिक epithet। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटर्न, जब उसे आप हाथ से लिखोगे, ठीक है, वन जब उसे हाथ से लिखोगे हैंड रिटर्न करोगे, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन करना है उन्हें, ठीक है। आपका मतलब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि उससे कॉमनली अंडरलाइन करना है, नहीं उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, मतलब जीनस को सेपरेटली करना है, स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। देखो लिखना भी इटैलिक्स में है, प्रिंट भी करना इटैलिक्स में है, और जब आप उसे प्रिंट करोगे इटैलिक्स में तब वो क्या इंडिकेट करेगा, उसका लैटिन ओरिजिन करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, मतलब देखो कैसे मैंगिफेरा का जो इंडिका है ना, तो यम है कैपिटल से स्टार्ट हुआ, while the specific epithet starts with the small letter। फर्स्ट वर्ड ही सिर्फ कैपिटल से लेना है, बाकी के एवरी वर्ड सब वर्ड स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। यम कैपिटल, फिर बाद में सब चीजें जो है वो है स्मॉल लेटर में। देन नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जब आपका कोई नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ, जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। फिर बाद में मैंगिफेरा इंडिका लिन क्यों लिखा है, क्योंकि इसका ओरिजिन किसने दिया है, इसे डिस्क्राइब किसने किया है, पहले लिनस ने किया है, ठीक है। मतलब जब भी आपको ऑथर का नाम लिखना है तो जीनस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आपको ऑथर का नाम उससे कंटिन्यूस में लिखना है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on the some easily observable कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देखो आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, मगर उसका क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है। देखो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज है आपके पास, तो उतने सारे को अलग से नहीं पढ़ सकते, बट दे शेयर सम कॉमन के मतलब क्या होते हैं, सिमिलरिटीज होते हैं, जैसे कि मैमल्स अलग है, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स कुछ अलग है, कुछ प्लांट्स अलग है, मैमल्स अलग है वगैरह, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है आपको, कैटेगराइज करना है, क्योंकि कम पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है उनके बारे में। तो कैटेगरी होगी कि डॉग्स अलग है, कैट्स अलग है, ठीक है, इंसेक्ट्स अलग है, डॉग्स के भी बहुत सारे प्रकार है आपको मालूम है, तो हर एक प्रकार को आप अलग से नहीं ना पढ़ सकते, तो डॉग्स को ही एक कैटेगरी बना दिया आपने, ठीक है। तो डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स etc आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। देखो आप उन्हें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टडी करने के लिए। द साइंटिफिक टर्म फॉर द दिस कैटेगरीज आर इज टैक्सा, हमें कैटेगरीज करना है, मतलब टैक्सिफिकेशन करना है या टैक्सोनॉमी करनी है, मतलब हर एक कैटेगरी को, डॉग्स, कैट्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक टैक्सा है, हर एक कैटेगरी है। जब आप कैटेगरी के बारे में बोलोगे तब उसे ही टैक्सा कहते हैं, ठीक है। देखो plants also form a taxa, wheat is also a taxa, similarly animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that dog is a mammal, mammals are animals, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels। देखो कैटेगरीज हमने बनाई है मगर डिफरेंट लेवल्स पे बनाई है। देखो मतलब डॉग जो है मैमल है, मैमल एनिमल्स है, ठीक है, मगर डॉग यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, मगर जो डॉग आता है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में आता है, डिफरेंट टैक्सा पे आता है, ठीक है। यहाँ तक खत्म हुआ है अपना। फिर बाद में
सॉरी, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैग्सा। देखो डिफरेंट टैग्सा में कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि डॉग एनिमल भी है, मैमल भी है, और खुद एक डॉग भी कैटेगरी है, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन करना उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल नहीं देखने, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने, एलोंग विद द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखना है हमें। देखो यूनिसेलुलर अलग है, मल्टीसेलुलर अलग है, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मतलब टैक्सोनॉमी जब हमें करनी है तो हमें क्या क्या देखना है, देखो इसे याद कर लो। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखना है, डेवलपमेंट उसकी कैसे हुई, मतलब पहले क्या था, बाद में कैसे बना, क्या हुआ, मतलब आदमी था पहले, एप था, फिर बाद में आदमी बन गया, ठीक है। प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखनी है उसकी, एंड इसेंशियल फॉर्म ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है, ठीक है। फिर बाद में हेंस कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब टैक्सोनॉमी करना। आइडेंटिफिकेशन मतलब जानना कि वो क्या है। क्लासिफिकेशन करना, सॉरी क्लासिफिकेशन इज द टैक्सोनॉमी। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना कि डॉग को एक पूंछ है, दो आंखें, दो कान वगैरह, ठीक है ऐसे। एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट बेसिक टू टैक्सोनॉमी। दिस लाइन इज द इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ना कि हर एक लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मगर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस चैप्टर में मैंने लाई है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। इस पैराग्राफ को एक बार देख लो, क्यों न्यू नहीं है, हमने क्या किया था, हमारे पास्ट में क्या करते थे। टैक्सोनॉमी हमारे लिए न्यू है क्या, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके टेस्ट सीरीज में शायद, मगर टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस, इट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन, एशियंट ह्यूमन बींग्स। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वे आर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखो टैक्सोनॉमी हम पहले भी करते थे, मगर ऐसे नहीं कि हमें क्लासिफिकेशन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ऐसा नहीं था। हमें जिसकी जितनी ज़रूरत पड़ती थी, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जितनी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका उतना टैक्सोनॉमी हम कर सकते थे या करते थे, ठीक है। फिर बाद में ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, सॉरी डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज द सिस्टमैटिक्स। देखो कैसे था कि हम पहले यूज करते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब घर, खाना वगैरह हमारे बेसिक नीड्स थे, मगर हम कैसे करते थे कि रिलेशनशिप्स को फाइंड करते थे। मतलब कुत्ते का बिल्ली के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, मतलब कैसे उनका इवोल्यूशन वगैरह हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हमें हमारे इंटरेस्ट के लिए करते थे, फिर बाद में हमारे यूज़ के लिए करते थे। हमारे एशियंट मतलब देखो जो हमारे पूर्वज थे वो, उसे हमने सिस्टमैटिक्स कहा गया है या कहा है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो सिस्टेमा जो लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। उसका मीनिंग जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो लिनस ने क्या किया था कि सिस्टम एंड नेचुरे या नेटुरे इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनस का जो पब्लिकेशन क्या था, उसने एक बुक, ठीक है, उसका नाम लिखा था सिस्टम एंड नेचुरे, ठीक है। फिर बाद में सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मैंने पहले ही कहा है कि हमें क्या करते थे कि रिवोल्यूशन कैसे हुआ, हम वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो जो नीचे वाला पार्ट है उस पर मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, और इसकी ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स भी है। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। तो अगर कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं।